नमस्कार, आदाब। मैं हुसैन रिजवी। आना है तो आ, राह में कुछ फेर नहीं है, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी कुछ इसी अंदाज में देखा जा रहा है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए धार्मिक स्थलों के सर्वे पर रोक लगा दी है और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का भी ख्याल रखा है कि अगली सुनवाई तक अब कोई नया केस दाखिल नहीं हो सकता। अब 4 हफ्तों के अंदर केंद्र सरकार को जवाब देना है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने यह सवाल भी पूछा कि मथुरा काशी समेत कुल कितने मुकदमे हैं। फिर एक आवाज आई कि 10 धार्मिक स्थलों को लेकर 18 मुकदमे अलग अलग अदालतों में हैं। जस्टिस केवी विश्वनाथन ने तो यहां तक कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई मामला चल रहा है, सुनवाई चल रही है, लंबित है मामला, तो सिविल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के साथ रेस नहीं लगा सकते। तो सीजीआई ने कहा कि सभी पक्ष अगले 4 हफ्तों के अंदर अपना अपना जवाब दाखिल करें। एक पोर्टल या कोई ऐसा इंतजाम किया जाए जहां से सभी लोग इन जवाबों को आसानी से देख सकें। जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया और कहा कि इससे मजहबी नफरत और अशांति फैलाने वालों पर लगाम लगेगी। मुसलमानों की दूसरी तंजीमों ने भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर खुशी का इजहार किया, लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर मोदी सरकार का जवाब क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर मस्जिद के झगड़े पर फौरी तौर पर रोक तो लगा दी है, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट मंदिर मस्जिद का झगड़ा हमेशा के लिए खत्म कर पाएगा? इन तमाम सवालों के आज हम जवाब तलाशेंगे कुछ बहुत ही खास मेहमानों के साथ। तो चलिए सबसे पहले आपकी मुलाकात अपने मेहमानों से करवा देते हैं। सबसे पहले मिलिए हमारे खास मेहमान अहमद जावेद साहब से। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, इसके अलावा ऑथर हैं, आपकी लिखी हुई कई किताबें हैं और खास तौर से आपकी लिखी एक किताब मास कम्युनिकेशन के बच्चों को पढ़ाई भी जाती है, बेसिक्स ऑफ जर्नलिज्म, आपके बहुत काम की है। और हमारे दूसरे मेहमान से मिलिए शारिक अब्बासी साहब। एडवोकेट हैं आप, सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं और सबसे खास बात यह कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ के फेवर में जो याचिकाएं लगी हैं उसी में से एक याचिका को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कोर्ट के अंदर। इसके अलावा हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान डॉक्टर ख्वाजा इफ्तिखार अहमद साहब हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, ऑथर हैं। आपकी एक किताब है द मीटिंग ऑफ माइंड, ब्रिजिंग इनिशिएटिव, 2021 में आई थी। खुद मोहन भागवत साहब ने वो किताब उस वक्त लॉन्च की थी। और एक बात अहम ये भी है कि जो आरएसएस की टॉप लीडरशिप है, ख्वाजा साहब उनके बहुत करीबी हैं। और आज एक और अहम जुड़ाव आज की चर्चा से उनका ये भी है कि नरसिम्हा राव के भी बड़े करीबी रहे हैं डॉक्टर ख्वाजा इफ्तिखार अहमद साहब। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और बहुत ही खास मेहमान, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए जस्टिस इकबाल अंसारी साहब का, फॉर्मर चीफ जस्टिस पटना हाई कोर्ट। और इसके अलावा एक बड़ा ही अहम फैसला मैं देख रहा था जज साहब, आपका वो फैसला बड़ा इस वक्त भी वो खबरों में रहता है कि सीबीआई को जब आपने अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा था और वो उस पर अब तक फैसला बहरहाल नहीं आया। बहरहाल इन तमाम सवालों के जवाब आज हम अपने खास मेहमानों से जानेंगे, उनके जवाब क्या हैं। लेकिन उससे पहले जरा अरशद मदनी को सुनिए वो क्या कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद। 91 के अंदर कानून बना था, उसमें बाबरी मस्जिद को अलग कर दिया गया था। बड़ी अजीब और गरीब बात है कि चीफ जस्टिस ने अपने फैसले के अंदर उन्होंने एक शिक इस फैसले के अंदर छोड़ दी कि सर्वे किया जा सकता है। हिंदुस्तान की फिरका परस्त ज़हनियत ने उस मसले को लेकर एक वबाल खड़ा कर दिया। जहाँ जाइए मस्जिदों के ऊपर यही है कि भाई इसके अंदर हमारा भगवान है, इसलिए इस मस्जिद को गिराया जाए और इसका सर्वे किया जाए। हमें इस चीज़ की बड़ी खुशी है कि आज ये फैसला आया, अगरचे अभी आखिरी फैसला नहीं है, लेकिन जो भी फैसला है उसने इस चलती हुई आंधी को ठहरा दिया। मैं ये समझता हूँ कि यकीनन सरकार का फैसला उस कानून के 91 के हक में आएगा, इसलिए कि वो खुद पार्लियामेंट का फैसला है। मौलाना अरशद मदनी उम्मीद कर रहे हैं कि जो सरकार का जवाब होगा वो 1991 के एक्ट के साथ खड़ा होगा। लेकिन हम सबसे पहले शारिक अब्बासी से समझते हैं, क्योंकि शारिक आप जो हैं इस कानून के फेवर में जो याचिकाएं लगी हैं उसी की एक याचिका को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जरा पहले तो ये समझाइए कि अब तक जो आपने डेटा रिसर्च किया है उससे आप किस नतीजे पर पहुंच रहे हैं? ये कानून बचेगा या चला जाएगा?
देखिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ये पार्लियामेंट के द्वारा बनाया हुआ एक कानून है और भारत सरकार की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कानून का एक सिद्धांत होता है कि जब कोई कानून बनाया जाता है तो उसका प्रिजम्पशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी होता है, उसकी संवैधानिकता का एक अजम्पशन होता है और भारत सरकार को उसको डिफेंड करना होता है। तो जब ये कानून बनाया गया था 11 जुलाई 1991 को राष्ट्रपति के अभिभाषण में इसका जिक्र हुआ था और ये हालांकि सितंबर 1991 को पारित हुआ था सदन से, पार्लियामेंट से, मगर इसका जो डेट ऑफ एनफोर्समेंट 11 जुलाई बनाया गया वो इसीलिए बनाया गया कि उस वक्त की जो रिक्वायरमेंट थी, जो उस वक्त की ज़रूरियात थी, उनको मद्देनज़र रखते हुए इस कानून को बनाया गया था। और इस बात को अभी तो मैं नहीं कह सकता हूँ, ये प्रीपोस्टेरस हो जाएगा कि मैं कहूँ कि इसकी संवैधानिकता बचेगी या नहीं बचेगी, क्योंकि ये मामला सब जुडिशियल कोर्ट के सामने है। बट जो इसका मकसद था वो भाईचारा, हारमोनी, समरसता बनाए रखना, समाज में बनाए रखना, उसका ये मकसद था। उसको मद्देनज़र रखते हुए इस कानून को बनाया गया था और अयोध्या की जो 5 जज की खंडपीठ थी अयोध्या निर्णय में सुप्रीम कोर्ट की, उसमें भी इससे रिलेटेड 6 पैरे का डिस्कशन है और जिसमें हालांकि संवैधानिकता उस वक्त अंडर चैलेंज नहीं थी, बट उसके बावजूद जो उसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के एक जज ने उसमें अपना ऑब्जर्वेशन दिया था कि ये कब से लागू होता है। तो जस्टिस धर्मवीर शर्मा ने ये उसमें अपने जजमेंट में लिखा था कि ये 1991 से पहले के जो भी वाद विवाद हैं उस पर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। उसको सुप्रीम कोर्ट ने उस व्यवस्था को सही करते हुए यहाँ पर ये निर्णय दिया 2019 में अपने अयोध्या जजमेंट में कि ये तो सेक्शन 4 सब सेक्शन 2 जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसके कॉन्ट्रेरी है। और उसके बाद उसमें सारी बातें उन्होंने लिखी हैं, ना सिर्फ उसके प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में लिखा है, एक प्रोविज़न का डिस्कशन उस जजमेंट में किया गया। होम मिनिस्टर ने जब इसको टेबल किया था हाउस में, उस वक्त उन्होंने क्या कहा था, इन सब बातों का जिक्र उसमें किया गया है। और उसमें से जो अहम बात निकल करके आती है सामाजिक समरसता, वो आती है। ख्वाजा साहब, आप चूंकि उस जमाने में नरसिम्हा राव साहब के बड़े करीबी रहे, तो इस कानून की ज़रूरत आपने उस वक्त क्या महसूस किया कि उस वक्त ऐसी क्या बातें हो रही थी कि इस तरह के कानून के लाने की ज़रूरत पड़ी जिसे आज चैलेंज किया जा रहा है? देखिए, आपको और ये हमारे जो बच्चे बैठे हैं इनको भी, और जो लोग आपके इस प्रोग्राम को देखेंगे जी, उन सबको ये जानना ज़रूरी है कि 1949 में जब बाबरी मस्जिद में आइडल्स रखे गए, मूर्तियाँ रखी गई, तब से ये विवाद जो है वो पब्लिक डोमेन में आया। लेकिन 1986 में जब एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले के मुताबिक बाबरी मस्जिद कॉम्प्लेक्स का ताला खोला गया और विद इन आवर्स वहाँ पर पूजा शुरू कर दी गई, उस वक्त से ये जो इशू है ये बहुत लाइव हो गया और ये पब्लिक डोमेन में इस हद तक आ गया कि हिंदुस्तान का पूरा समाज कहीं ना कहीं इसकी लपेट में आ गया। और 1986 से लेके 1991 जब नरसिम्हा राव जी की सरकार बनती है, इन 5 सालों में आप ये देखते हैं कि बहुत कुछ घटा। रथ यात्रा भी हुई, मामलात भी हुए, बहुत सारे आउटफिट्स भी इसमें आ गए और एक पॉलिटिक्स जो है पूरा का पूरा उसका रुख जो है वो कहीं ना कहीं जाकर जो है वो अयोध्या पर आकर टिक गया और साथ साथ मंडल भी चलता रहा। तो इस सारे परिपेश में, सारे पस मंज़र में या बैकग्राउंड में आप ये समझिए कि जब नरसिम्हा राव जी इक़्तिदार में आते हैं, सत्ता में आते हैं, तो नरसिम्हा राव जी का एक बैकग्राउंड है, कांग्रेस के से ताल्लुक़ है, उनका सारी ज़िंदगी कांग्रेस में गुजरी है। और उनको ये महसूस हुआ कि ये एक ऐसा ख़तरनाक मुद्दा है कि जिससे हमारा जो समाज है, उस समाज के का जो एक ताना बाना है, उसके अंदर जो इन्होंने शारिक साहब ने 2 लफ्ज़ इस्तेमाल किए, बड़े अच्छे इस्तेमाल किए कि जो समरसता है ना, जो हमारे यहाँ एक समरसता है। और एक मैं दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ जो एक आम सहमति पाई जाती है कि मिलके रहते आए हैं, मिलके रहेंगे। ये हमारा एक बेसिकली हमारा ये एक ऐसा मंत्र है जिस पर हिंदुस्तान हमेशा से चलता आया है। उसको देखते हुए उन्होंने 1991 में ये एक्ट जो है ये बनाया और इस एक्ट में जो अयोध्या के इशू को, राम मंदिर को अलग इसलिए रखा गया कि वो मैटर सब जुडिस था, बाकी सारे के सारे इसमें प्लेसेस ऑफ वर्शिप जो है उनको रखा गया। और ये कोई मस्जिद नहीं रखी गई इसमें, या मंदिर नहीं रखा गया, प्लेसेस ऑफ वर्शिप रखे गए अक्रॉस द बोर्ड, ये बात रही जो है।
ठीक है। अब हुआ ये कि इस एक्ट को, जिसका आज बहुत ज़्यादा जिक्र है और बहुत ज़्यादा इसका रेफरेंस दिया जाता है, दिया भी जाना चाहिए, उससे मुझे इत्तेफाक है, लेकिन दो लोगों ने पार्लियामेंट में जब ये बिल आया तो दो लोगों ने इसको अपोज किया। मुस्लिम मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, मुस्लिम मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट अक्रॉस पार्टी लाइंस ने इस बिल के विरोध में वोट दिया और कुछ लोगों ने वॉकआउट किया। दूसरा जिसको अपोज किया इस बिल को, वो भारतीय जनता पार्टी ने, बीजेपी ने इसको अपोज बीजेपी किया। की तो मुझे खबर थी, लेकिन ये आपने नहीं बात नहीं, बताई ये मुझे। इसीलिए मैंने कहा कि मैं रिकॉर्ड पे ये बात ला रहा हूँ कि एंटायर टीम तो मुसलमान सांसदों ने इसका विरोध क्यों उन्होंने किया? उनका कहना यह था कि इसमें बाबरी मस्जिद को भी शामिल होना चाहिए। अच्छा, ठीक है। इसकी वजह से उन्होंने उसकी मुखालफत की। ठीक है। आज इस बिल को ही हमारी पूरी कम्युनिटी जो है, आज इस बिल को लेकर ही सारी लड़ाई लड़ रही है। मेरा कहना यह है कि जब भी कोई कदम नेशनल इंटरेस्ट को सामने रखकर उठाया जाए तो उसकी गंभीरता को उस वक्त के लोगों को समझना चाहिए और उसको जो है इतनी जल्दीबाजी में उसको नकारना नहीं चाहिए, बल्कि उसकी रेलिवेंस को, उसकी सिग्निफिकेंस को, उसकी आने वाले दूर वक्त तक की निगाह से काम लेने की यूटिलिटी जरूरत तक को समझना चाहिए। जिस चीज़ को आप कल नकार रहे थे, आज आप उसी को गले में टांग कर जो है अपनी सारी लड़ाई लड़ रहे हैं। बिल्कुल ठीक और बात है। एक बात और कहता चलूँ कि जो बहुत अच्छा नुक्ता इन्होंने शारिक ने जो है वो बीच में लाए कि सवाल कानून का नहीं है। आप एक लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं अपने इंट्रोडक्शन में, लगाम, और वही लफ्ज़ जो है इस्तेमाल किया मौलाना अरशद मदनी साहब ने भी, लगाम। देखिए, समाज में लगाम नहीं लगाई जाती। लगाम से जैसे दो लफ्ज़ होते हैं ना, एक लफ्ज़ होता है टॉलरेंस, एक होता है हार्मनी। टॉलरेंस में निगेटिविटी होती है, हार्मनी के अंदर पॉजिटिविटी होती है, बहुत उम्दा। है ना। तो ज़रूरत किस चीज़ की है? ज़रूरत इस चीज़ की है कि हमें हार्मनी, लगाम से हार्मनी नहीं होगी। हार्मनी किस चीज़ से होगी? हार्मनी इस चीज़ से होगी कि दोनों कम्युनिटीज़ को एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, बहुत पानी बह चुका है, ये सोचना पड़ेगा कि हम साथ रहते आए हैं, हम साथ रह रहे हैं, हमने साथ मिलके रहना है। और ये जो द्वेष और घृणा और नफ़रत जो है, ये जो बढ़ती चली जा रही है, जो आज स्कूल के 3 साल, 6 साल, 8 साल के बच्चों तक पहुंच गई है, हमें इसको किस तरीके से थामना है, ये मुद्दा है जो मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ। बिल्कुल, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। जज साहब, जरा आप समझाइए कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की संवैधानिकता पर कहीं कोई शक की गुंजाइश आपको लगती ऐसे वक्त में, जब हमने ये देखा कि बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि वाले मामले में भी किस तरीके से जजेस ने इस एक्ट की तारीफ की और एक लंबा चौड़ी उस पर बात उस वक्त कही गई थी, इतने सारे सवाल क्यों उठ रहे हैं? असल में ऐसा है कि जहाँ तक इस एक्ट के वैलिडिटी का सवाल है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल या संवैधानिक है कि नहीं है, इसका जवाब तो हमें कोर्ट से ही मिलेगा। इसीलिए हमने जज साहब को बुलाया है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि शायद इस एक्ट में कुछ इन्फर्मिटी है। ये मैं बोलना नहीं चाहता क्यों है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसमें इन्फर्मिटी है जो शायद फ्यूचर में प्रॉब्लम करेगा इस एक्ट को वैलिड करने में। दूसरा ये है, लेकिन जो बात समझने की है, क्योंकि एक्ट के वैलिड न होने या नहीं होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक्ट जो है एक दिन में पास हो सकता है। सिर्फ ये है कि जो डिसहार्मनी के चांसेस हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है फ्रेटर्निटी, मीन्स एमिटी, यूनिटी, फ्रेटर्निटी, ये चाहता है। अगर हम यूनिटी चाहते हैं तो हम ये कोई काम नहीं करेंगे जिससे डिसयूनिटी हो, जिससे डिसइंटीग्रेशन हो। इंटीग्रेशन के लिए हो सकता है, डिसइंटीग्रेशन के लिए नहीं। और दूसरी बात यह है कि इस जो एक्ट को आप देखें तो इसमें जो है, जो जस्टिस चंद्रचूड़ ने बोला है कि इसमें सर्वे हो सकता है, उसमें कोई बात दो राय मेरे ख्याल में बड़ा मुश्किल है बोलना कर, लेकिन जैसे कहते हैं सर्वे हो सकता है, सर्वे उसके नहीं बाद हो संभल जैसी घटना हो जाती लेकिन है। हमें ये याद रखना होगा कि इसमें टाइटल सूट फाइल हुआ है सारे में, उसमें डिक्लेरेशन बोल रहे हैं कि बोलिए कि ये मंदिर है और हमको इसका पोजीशन दे दीजिए। ये नहीं हो सकता। आप सिर्फ रिसर्च के पर्पस से सर्वे कर सकते हैं कि जामा मस्जिद दिल्ली के पहले वहाँ क्या था, इतना ही कर सकते आप। लेकिन ये कि उसको तोड़ दिया जाए और मुझे दे दिया जाए, ये एक्ट परमिट नहीं कर सकता। दूसरी बात ये है कि आप
एक बार इनजस्टिस कर सकते हैं, समाज एक बार इनजस्टिस सह सकता है, हमेशा नहीं। बाबरी मस्जिद के केस में कोर्ट ने ये माना कि उसके नीचे राम का कोई मंदिर था, नहीं प्रूव हुआ। मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई, नहीं प्रूव हुआ। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये कोर्ट बोल रहा है। बिल्कुल ठीक है, तो जब मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनाई गई तो आपने कैसे डिक्लेरेशन दे दिया? आपने बोला कि हिंदू जो है वो आस्था का सवाल है, वो इधर मुंह करके पूजा करते थे, तो आपने दे दिया। अब सरकार से आपने बोला उनको 5 एकड़ ज़मीन दे दो। सरकार कहाँ से कि ये सिविल सूट है, ये मेरे और आपके बीच में है, या तो मैं जीतूंगा या आप जीतेंगे। सरकार भी इसमें आके कहाँ से वो उसको देने लगी? तो इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट खुद भी रियलाइज़ कर रहा था कि हम एक इनकरेक्ट जजमेंट दे रहे हैं। और इसमें मैं आपको एक बात और बोल दूं कि एक बड़ा फेमस कोर्ट है यूनाइटेड स्टेट्स सुप्रीम कोर्ट जज का, उन्होंने बोला, और वो आज भी वैलिड है, कि वी आर सुप्रीम बट नॉट इनफॉलिबल। और यही टाइटल था उस किताब का जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के गोल्डन जुबली में पब्लिश हुआ है, सुप्रीम बट नॉट इनफॉलिबल। मतलब ये है कि हम सुप्रीम हैं लेकिन हमसे गलती नहीं होगी, ये नहीं हो सकता। जावेद साहब, तो जरा मुझे समझाइए, संभल को लेकर के बार बार ये बात कही जा रही कि बाबरनामे में इस बात का जिक्र है कि वहां पर पहले एक मंदिर था और उसके बाद वहां एक मस्जिद बना दी गई। मैं यही अर्ज कर रहा था कि अदालत नहीं है, ये सियासत है। और सियासत हमारे मुल्क में इस वक्त जितने गंदे खेल हो रहे हैं, नफ़रत को फैलाने के जितने काम हो रहे हैं, उन सब में की जड़ें इतिहास में मौजूद हैं। और जहाँ तक संभल का सवाल है, वहाँ तो इतिहास को बिल्कुल ही अलग करके एक नया इतिहास गढ़ लिया गया है। बाबरनामा में है कि नहीं ये बात? बाबरनामा में, बाबरनामा में नहीं है, बिल्कुल कहीं नहीं है बाबरनामा में। आप बाबरनामा की कोई भी कॉपी उठा लें, उर्दू उसका एक पेज बहुत वायरल हो रहा है, अंग्रेजी में है, उसके फुटनोट में कुछ लिखा हुआ है। फुटनोट में अगर किसी ने एडिट किया और किसी ने अपनी तरफ से कोई राय या कोई अफवाह अगर है, या कहीं किसी ने उससे कहा, या वो खुद प्रिजुडिस है, वो खुद एक अंग्रेज़ है और उस ज़माने में उसने एडिट किया जब यहाँ अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, उसने फुटनोट में अपनी तरफ से अपनी कोई राय लिख दी कि हमने ऐसा सुना है, तो वो इतिहास तो है नहीं। बाबरनामा में एक लाइन लिखा हुआ है कि कासिम ने और कशका ने, बाबा कशका और कासिम ने को हमने वहाँ भेजा और उन्होंने बहुत आसानी से किसी लड़ाई झगड़े के बगैर संभल को अपने कंट्रोल में ले लिया। बाबरनामा में सिर्फ इतना लिखा हुआ है, इसके अलावा वहाँ बाबरनामा बहुत तफसीली बयान है इस बात का कि हिंदुस्तान का कल्चर क्या है, ज़ुबानें क्या हैं, वहाँ मस्जिदें हैं, बागात किस तरह के हैं, ये सब उसमें दर्ज है। और फिर बाबर ने यह भी लिखा है कि उसने और उसके सिपह सालारों ने कहाँ कहाँ कौन कौन सी इमारतें बनाई। जो बात कही जा रही थी वो गलत है। एक सेकंड, कौन कौन सी इमारतें बनाई उन्होंने बहुत तफसील से लिखा है। आगरा में क्या बनाया, जौनपुर में किसको क्या जागीर दी, वहाँ क्या तामीर करवाई और फला जगह क्या किया, ये सब जिक्र है। संभल के बारे में ऐसा कोई जिक्र नहीं है कि उसने कोई इमारत बनवाई। ठीक है, जरा संभल से निकलते हैं और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर आते हैं शारिक आपके पास लौट कर आएंगे, लेकिन उससे पहले जरा वर्शिप एक्ट को असंवैधानिक बताते हुए जो एक याचिका लगी थी अश्विनी उपाध्याय साहब की तरफ से, जरा उनको सुन लीजिए। एक्ट है, प्लेस ऑफ प्रेयर एक्ट नहीं है। ये पूजा स्थल कानून है, प्रार्थना स्थल कानून नहीं है। मंदिर को पूजा स्थल कहते हैं, मस्जिद को प्रार्थना स्थल कहते हैं। ये कानून कहता है कि रिलीजियस कैरेक्टर नहीं बदलेगा। हमारा भी यही कहना है कि रिलीजियस कैरेक्टर नहीं बदलना चाहिए, लेकिन मुगलों ने आके यहाँ रिलीजियस कैरेक्टर चेंज कर दिया। हम चाहते हैं कि जो पुराना जो ओरिजिनल रिलीजियस कैरेक्टर था उसको रिस्टोर किया जाए। अभी तक रोक नहीं लगाई है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ओरल ऑब्जर्वेशन दिया, हमने उसका विरोध किया है। हमने माननीय सुप्रीम कोर्ट से यही कहा है कि बिना आप मेरिट को देखे हुए सीधे एक जनरल स्टे कर देना ठीक नहीं है। दूसरी पक्ष का यह कहना था कि जो भारत में इस समय 18 मंदिरों का सर्वे चल रहा है उसको रोक दिया जाए। हमारा यह कहना है कि जहां जहां सर्वे का ऑर्डर हुआ है उसके पक्ष यहां आए ही नहीं है। और वैसे भी सीपीसी के अंतर्गत अगर कोई ऑर्डर होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का तो उसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। आप कानून को बाईपास नहीं कर सकते कि ऑर्डर हो रखा है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने और सीधे उसको सुप्रीम कोर्ट स्टे कर दे। चाहे भद्रकाली हो, चाहे अटाला हो, चाहे वो हरिहर मंदिर हो, चाहे काशी हो, चाहे मथुरा हो, चाहे भोजशाला हो,
वहां के जो पक्षकार हैं वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे ही नहीं है और उनको सुप्रीम कोर्ट पहुंचना भी नहीं चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुन लिया है। सुनने के बाद उन्होंने ओपन कोर्ट में कोई ऑर्डर नहीं पास किया है। शर्कियों के दौर की अटाला मस्जिद, जामा मस्जिद, ताजमहल, कुतुब मीनार और न जाने क्या क्या। शारिक, आप जो कहना चाह रहे थे वो भी कहेगा, लेकिन मेरा एक सवाल भी ले लीजिए। वो जो एक पेंच और फंसा रहे हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, ना कि प्लेसेस ऑफ प्रेयर एक्ट। देखिए, पहले संभल पे आ जाते हैं। संभल को पहले आप समझिए। संभल पे ये विवाद 1870 के दशक में एक बार आ चुका है और जब मामला डिस्ट्रिक्ट जज के पास गया तो डिस्ट्रिक्ट जज वहाँ जा कर के मौजूदा जो वहाँ पे मस्जिद कायम है, जामा मस्जिद संभल, वहाँ जा कर के उन्होंने सबके बयान दर्ज किए और वहाँ पे पाया कि वहाँ पे कोई मंदिर एग्जिस्ट नहीं करता था। उसके बाद छेदी सिंह जो उसमें याचिका करता थे वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में गए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी डिस्ट्रिक्ट जज के फैसले को सही माना और ये कहा कि वहाँ पर पहले कोई मंदिर एग्जिस्ट नहीं करता था। जो ये याचिका अभी फाइल करी गई सिविल जज सीनियर डिवीज़न के सामने, उसमें इस ऑर्डर का जिक्र भी किया गया था। सिविल जज सीनियर डिवीज़न ने उस ऑर्डर की प्रति याचिकाकर्ताओं से नहीं मांगी, जो कि अपने आप में एक गलत बात थी। उनको पहले उसको ऑर्डर को अपने पास मंगाना था, उस जजमेंट को मंगाना था और उसको समझना चाहिए था कानूनी पहलू क्या है, क्योंकि एक रेस जुडिकेटा है। लॉ का एक सिद्धांत होता है, जब सेम सब्जेक्ट मैटर पे कोई कोर्ट ने जो भी कोर्ट ने अपने दे दिया है, अपना निर्णय दे दिया है, तो एक रेस जुडिकेटा के तौर पे, एक बार के तौर पे ऑपरेट करता है। पहले संभल पे ये क्लैरिफिकेशन होना चाहिए। दूसरी बात, मथुरा पे आप आइए। मथुरा में 12 अक्टूबर 1968 में दोनों पक्षों ने शाही जो मस्जिद ईदगाह की जो ट्रस्ट है और जन सेवा संस्थान है, उनका एक ऑलरेडी एक कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है। दोनों ने म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस की बात स्वीकार करी है। उसके बाद जो भी बात है उसमें अब ज़्यादा तो मैं नहीं बोलूँगा, बट उसमें समझिए आप ऐसे कि उसमें कहीं ना कहीं राजनीति शामिल है। और ये बात अभी ऑनरेबल जस्टिस इकबाल अंसारी साहब ने कही कि ये अयोध्या के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहीं भी ये नहीं पाया कि वहाँ पे श्री राम का कोई टेम्पल पहले से मौजूद था जिसको कि डेमोलिश करके बाबर या उसके सिपहसारों ने वहाँ पे मस्जिद कायम करी थी। अब आप आइए कानूनी पहलू पे। कानूनी पहलू की जो बात अभी कही जा रही है, पहले तो उसको आप समझिए कि उन्होंने जो चैलेंज किया है उसको उन्होंने किस ग्राउंड पे चैलेंज किया है। जब भी कोई पार्लियामेंट का कानून होता है उसको चैलेंज करने के 2 ग्राउंड होते हैं अवेलेबल। एक, आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है। दूसरा, पार्लियामेंट के पास कॉम्पिटेंस नहीं था, जिस भी बॉडी ने बनाया, लेजिस्लेटिव बॉडी स्टेट ने या सेंट्रल ने, उसमें का कॉम्पिटेंस नहीं था। तो उनका ये कहना है कि ये पार्लियामेंट के जो एंट्री जो शेड्यूल 7 में एंट्रीज लिखी गई हैं उसमें यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है। उनका ये कहना है कि ये तो स्टेट का मसला था, पार्लियामेंट में कानून बना नहीं सकता, तो वो एंट्री 7 का हवाला दे रहे हैं। यहाँ तो जो बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं। याचिका में उन्होंने लिखा है कि एंट्री 7 स्टेट लिस्ट में पिलग्रिमेज पे कानून सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है, पार्लियामेंट नहीं बना सकती है। हमारा ये कहना है कि ये एंट्री 28 कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, चैरिटी, रिलीजियस एंडाउमेंट, ये उसमें आता है और वहाँ से कवर होता है। साथ ही साथ एंट्री 97 यूनियन लिस्ट में पार्लियामेंट को अधिकार देता है कि वो आगे जा कर के ऐसे किसी इशू पे जो कि राष्ट्रीय महत्व का है, आर्टिकल 246 एंट्री 97 से उसको ये पावर है कि उस पर वो कानून बना सकता है। दूसरी बात ये आइए, आप उस पर आगे आइए, स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रीजन जब आप देखेंगे तो उसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही गई है कि हमको इस चीज़ से अब आगे बढ़ना है, उस चीज़ पे हम रुके नहीं रहेंगे। और फ्रेटर्निटी की बात अभी कही जज साहब ने, इन्होंने एक पहले से भी एक केस फाइल किया था 2022 में, जिसमें इन्होंने एक रीनेमिंग कमीशन की डिमांड करी थी सुप्रीम कोर्ट में जा करके कि ये जो मुगलों के बनाए हुए उससे पहले के जो भी आप कह दिए मुस्लिम आक्रमणकारियों का इन्होंने हवाला दे करके कहा था, इनके नाम पर जो भी बना हुआ है शहर बदला जाए, उन सबको बदला जाए, रीनेमिंग कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया जाए। जज साहब ने कॉस्ट तो नहीं लगाई, मगर उनको सिद्धांत सेकुलरिज्म का समझाया, फ्रेटर्निटी का कॉन्सेप्ट समझाया कि वो क्या होता है। और मोर और लेस प्लेसेस ऑफ वर्शिप, अयोध्या के जजमेंट में जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जिक्र करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन दिए थे, हिस्टोरिकल रॉन्ग्स कोर्ट नहीं सही कर सकता या सही करने की जरूरत भी नहीं है अब, उसको उन्होंने यहाँ पे रिटरेट किया था जस्टिस जोसेफ और जस्टिस नागरत्ना की बेंच ने, वहां पर यह बात कही गई है। ठीक है जज साहब, जरा आप ये समझाइए, बहुत चूंकि आम लोग हमें देख रहे हैं, उनके आम फहम के लिए लोग ये भी सवाल पूछ रहे हैं, अगर मोदी सरकार ने इस एक्ट के खिलाफ अपनी राय बनाई तब क्या होगा? तब कोर्ट के पास क्या अख्तियार होगा? वहां जो जजेस बैठे हैं उनके पास क्या अख्तियार? कोर्ट को तो जैसे इन्होंने बोला, कोर्ट को तो ये प्रिज्यूम करके चलना होगा कि एक्ट वैलिड है। अगर सरकार कल को बदलती भी है अपना अप्रोच या रवैया, तो
उसमें भी कोर्ट को डिसाइड करना होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पर ये इनकॉम्पिटेंट है, पार्लियामेंट बना सकता था लॉ या नहीं। अगर बना सकता तो वैलिड है। उसमें अगर प्रेजेंट गवर्नमेंट के या वर्तमान जो सरकार है उसका रवैया बदल भी जाता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो कानून की संवैधानिकता ऑलरेडी उसी सुप्रीम उसी कोर्ट पे के सामने डिसाइड होगा। पेंडिंग हो गई है, तो अब उस पे वो सरकार भी अब इस पे मूव आउट नहीं, बैकआउट नहीं कर सकती है। ठीक है जज साहब, एक चीज और बताइए कि बार बार अदालत जो है, सुप्रीम कोर्ट जो है, सेंटर से, केंद्र सरकार से जवाब मांग रही। यूयू ललित साहब ने 4 हफ्ते का वक्त दिया था, तो क्या सरकार के पास ये इख्तियार होता है कि वो सुप्रीम कोर्ट की बात को भी साइड कर दे? नहीं होता तो नहीं है, लेकिन कोर्ट ने दिया है, अब तो 4 हफ्ते का दिया है, हमें इंतजार करना चाहिए कि 4 हफ्ते में क्या होता है। दूसरा ये है कि वो जो बोल रहे थे टीवी पे कि वहाँ सर्वे का ऑर्डर निचली अदालतों में दिया गया है, अश्विनी उपाध्याय, हाँ, वो अभी सुप्रीम कोर्ट के सामने है नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया है। उसका यह है, जैसे मैंने आपको बोला कि उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को जब चैलेंज किया गया है, जब तक उसका फैसला नहीं हो आप किसी जगह में जाके कोई टाइटल सूट फाइल नहीं कर सकते। विश्वनाथन साहब जो है, सुप्रीम कोर्ट में ये पावर है सुप्रीम कोर्ट को कि जब एक्ट का कॉन्स्टिट्यूशनलिटी एग्जामिन करने जा रहा है तो ये बोल दे कि कहीं भी इसके मुताबिक इससे जुड़ी अब कोई और बात किसी कोर्ट में नहीं होगी। हाँ, ये तो कोर्ट का पावर ही है। हाँ, ख्वाजा साहब जरा आप समझाइए कि भागवत साहब खुद कह चुके हैं कि हर एक मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना भाई? आपकी जो रसाई है, आपके ताल्लुकात आरएसएस की टॉप लीडरशिप से है। मुसलमानों का एक बड़ा तबका ये इल्ज़ाम लगाता है बार बार कि ये सब कुछ इशारों से हो रहा है। कोई है जो बहुत ताकतवर है, जो लोगों को शह दे रहा है, लोगों को इशारा दे रहा है। ये कौन लोग हैं और आखिर उनके कहने के बावजूद इस तरह के वाकयात रुक क्यों नहीं रहे? रोज़ एक नई मस्जिद और एक नया विवाद। आपके जो दोनों सवालात हैं वो मेरे डोमेन से बाहर के सवालात हैं। कभी इस सिलसिले में गुफ्तगू हुई? मगर मैं फिर भी आपकी बात का जवाब दूंगा। जी जी जी। आपने रेफ़र किया मोहन भागवत जी के स्टेटमेंट को। इस ज़माने में ज्ञानवापी मस्जिद का ये मामला ज़्यादा ज़ोरों पर था और शिवलिंग की बात चल रही थी, तो उस पर उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि किस किस मस्जिद में हम शिवलिंग तलाश करेंगे। इसका मतलब ये था कि इस सिलसिले को थमना चाहिए। ये मेरा इन्फरेंस है, ये ठीक है कि रुकना चाहिए। दूसरी बात उन्होंने एक और भी उसके साथ में कही थी कि हमारे कुछ आस्था के केंद्र हैं। जी, ये जुमला भी उसी स्टेटमेंट का पार्ट है। मैं ये समझता हूँ कि जब वो ये कह रहे हैं कि आस्था का केंद्र कुछ हैं, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं उनके दिमाग में और जनरल परसेप्शन में, और उसको जब हम इन्फ्रेंस में ले जाते हैं तो 1-2 स्थान उसमें से निकलते हैं जिसको सीधी ज़बान में कहा जाए कि काशी और मथुरा कहीं ना कहीं सीधी समझ में आती है। इसका मतलब ये भी होता है कि इन एडिशन टू, मोहन भागवत जी ने एक स्टेटमेंट दिया था मुरादाबाद के अंदर, कोई उनका आरएसएस का कोई कार्यक्रम था, उसके अंदर उस वक्त ये कहा था कि काशी और मथुरा हमारे एजेंडे पर नहीं है। उससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जिस ज़माने में प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने भी ये स्टेटमेंट दिया था ऑन रिकॉर्ड कि ये हमारे एजेंडे पर नहीं है। मतलब वक्त पर चीज़ें बदलती रही। हाँ, मुझे क्या लगता है, मुझे ये लगता है, जो मैंने पहले भी आपसे कहा कि आपको इस इशू को, जो टेक्निकलिटीज़ हैं और जो लीगल एस्पेक्ट हैं, वो तो ये दोनों लोगों से मुताल्लिक़ है। मैं उस पर अपने आप को सक्षम ही नहीं पाता कि मैं उस पर बोलूँ जो है ना। लेकिन मेरा सब्जेक्ट है सोशल हार्मनी, और सोशल हार्मनी जो है वो आप देखिए आज की तारीख़ में एक जो माहौल बना हुआ है कि ये सिलसिला कहीं रुक नहीं रहा, कहीं थम नहीं रहा, बराबर चल रहा है। ये तो अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बीच में आ गई, इस वजह से ये वक्ती तौर पे रुक गया है। और उसके बाद जो फाइनल में जो कॉन्स्टिट्यूशनलिटी इस बिल की सामने जो आएगी, जो कोर्ट के ज़रिए से, वो अपनी जगह पे आएगी। लेकिन इससे बड़ा सवाल है, इससे बड़ा सवाल ये है कि आज की नस्ल के अंदर, ख़ास तौर से यूथ के अंदर, जो एक पूरा इस चीज़ को लेकर एक परसेप्शन खड़ा हुआ है, और वो परसेप्शन इतना गहरा गया है रिजवी साहब कि वो परसेप्शन से ज़्यादा ऐसा लगता है जैसे अब वो एक ग्राउंड रियलिटी में कन्वर्ट हो गया, फैक्चुअल बन चुका है वो। तो
बार बार कही गई बात झूठ भी सच। एज ए स्टेट जो है, एज ए स्टेट ये एक चैलेंज बन गया है, और एज ए सोसाइटी और एज ए नेशन और एज ए कम्युनिटी, कम्युनिटी का मतलब मुसलमान नहीं है, एज ए कम्युनिटी मीन्स इंडियन कम्युनिटी, एज ए कम्युनिटी हमारे सामने ये पहाड़ की तरह खड़ा हुआ है। मेरा ये मानना है कि अदालत कोई भी फैसला कर दे, और मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो अदालत के हर फैसले पर उछलना शुरू कर देता है। अदालत कोई भी फैसला कर दे, सवाल ये मसला अदालत के फैसले की हद तक तो ज़रूर है, लेकिन अदालत से कहीं ज़्यादा अगर ये कोई भी फैसला जब तक के लोगों के दिलों में, लोगों की नफ्सियात में, लोगों की साइकी और उनके माइंडसेट को टैकल नहीं करेगा, तब तक जो है बहुत बड़ी बात है। हम वहाँ नहीं पहुँचेंगे जहाँ आज हिंदुस्तान को पहुँचने की ज़रूरत है। ठीक है, ये सब कुछ तब हो रहा है जब संविधान के 75 साला जश्न मनाया जा रहा है, संसद के अंदर संविधान पर बहस हो रही, बातचीत हो रही है, प्रधानमंत्री अपनी बात रख रहे हैं, दूसरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, और इसी वक्त में गरीब नवाज की जो दरगाह है, अजमेर दरगाह, उसको लेकर के भी सवाल उठा, और वो दरगाह जो अल्पसंख्यक मंत्रालय के जरिए गवर्न होती है, जहां पर खुद प्रधानमंत्री चादर भी भेजते दरगाह हैं। एक्ट के थ्रू। हाँ, तो अब जरा जिन नौजवान बच्चों को आप एड्रेस कर रहे थे, उन बच्चों को हम जरा डिबेट में शामिल करते हैं। सवाल जिनके पास है वो जरा सवाल शामिल कर लेते हैं। नाम बताइए जल्दी से और सवाल। सर मेरा नाम अकदर सिद्दीकी है। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जहां हमें अमेरिका और रशिया से आगे बढ़ना चाहिए, वहां हम धार्मिक स्थलों की खुदाई को देख रहे हैं। सर कल को बौद्ध जो इतिहासकार है उनका कहना है कि मंदिर के नीचे बौद्ध मठ है। सर कल को वो कह देंगे तो क्या ठीक है, जावेद साहब आप इसका जवाब देते हैं। इम्पैक्ट इंटरनेशनल दुनिया का सबसे मोतबर और सबसे ऑथेंटिक सोशल साइंस जर्नल है। उसने 90s में लिखा था कि भारत को एक अंग्रेज़ एक सिंथेटिक इतिहास दे गए और उसमें इतने बारूद बिछा दिए हैं कि ये देश बहुत दिन तक सलामत नहीं रहेगा, टूट फूट के तबाह हो जाएगा। ये खतरनाक साजिशें किए हैं, बारूदी सुरंगें बिछा दी हैं जो एक दिन फटेंगी और इस देश को तबाह कर जहनों में बिछाई गई, जिनको ढूंढना मुश्किल है। हाँ, मैं ये भी उसमें इजाफा कर रहा हूँ कि उपाध्याय जैसे लोग और दूसरे लोग उन बारूदों को कुरेद रहे हैं और कुछ बिछा भी रहे हैं। अब जैसे मुग़लों के बारे में एक बहुत बड़ी गलत फहमी है कि उन्होंने मस्जिद बनाई और ये किया। मस्जिदें उन्होंने बनाई, लेकिन मुग़ल वो थे जो भारत में राजपूत राजाओं की मदद से आए थे और उन्होंने टेक ओवर किया था इब्राहिम लोदी को पठानों से, और टेक ओवर करने के बाद उन्होंने बड़ी बड़ी जागीरें, राणा सांगा के कहने पे आए बाबर। हाँ, वो आए और एक कुछ असद जंजुआ राजपूत भी थे, उनके कहने से पर आए। वो दोनों हलीफ थे, उनकी फौज, वो तो 3000 फौज लेके आए थे। बाद में लोदी से मुकाबला करते वक्त उनकी ज़्यादा से ज़्यादा 12000 फौज थी। और वो खुद ही लिखता है बाबरनामे में कि ये तो पता नहीं कौन सा वो है। मैं ये कह रहा हूँ कि मुग़ल के जो कसूर गिनवाए जा रहे हैं वो कोई भी नहीं। अब जैसे यही संभल की मिसाल आप ले लें, उसमें ये भी सवाल है ना, कहाँ तक जाएंगे आप, कितना पीछे जाएंगे? वो भी है। और फिर संभल को आप देख लें कि संभल में बाबर ने कुछ भी ऐसा नहीं बनाया, कुछ भी ऐसा नहीं तोड़ा। ठीक है, ये बात हो चुकी है। कुछ सवाल और ले लेते हैं। मेरा नाम तमन्ना यादव है। मेरा सवाल है, जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दिया है, जो आगे और केसेस है उसे रोक लगा दी है दर्ज करने के लिए, तो क्या ये हमारे मौलिक अधिकारों का हनन नहीं है जो हमें कोर्ट जाने की परमिशन देता है? जज साहब, क्या ये मौलिक अधिकारों का हनन है? नहीं। कैसे, जरा समझाइए बच्चे को। जो मौलिक अधिकार हमारे पास है, जो बोलना चाहती हैं कि हम कोर्ट जा सकते हैं, तो कोर्ट आप कानून के मुताबिक ही जा सकते हैं। अगर कानून में नहीं दिया है प्रोविज़न तो आप नहीं जा सकते। और जैसे कि मैंने बोला कि इस केस में उन्होंने, ये तो इंटरिम ऑर्डर है, ये नहीं है कि आप नहीं जा सकते। कोर्ट ने ये भी नहीं बोला है कि आप दाखिल नहीं कर सकते। आप जा सकते, रजिस्टर नहीं होगी अभी। रजिस्टर नहीं होगा, आपको जाने की परमिशन है, आप जाइए। जो भी आपको डिक्लेरेशन मांगना है वो मांगिए, कोर्ट उसको रजिस्टर नहीं करेगा, तब तक पेंडिंग रखेगा जब तक कि कोर्ट का अगला आदेश। लेकिन बच्चे जाएं और ये मांगे कि हमारे एजुकेशन का बजट बढ़ाया जाए, हेल्थ का बजट बढ़ाया जाए, तो ये ज़्यादा अच्छी याचिका होगी, है ना? क्या नाम भैया आपका, और जल्दी से सवाल। मेरा नाम मोहम्मद आरिश और मेरा सवाल जस्टिस साहब से ही है। मैं ये जानना चाह रहा था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अकॉर्डिंग अभी जो केसेस हैं, मंदिर मस्जिद वाले तो उठ रहे हैं, लेकिन जो न्यू दिल्ली के अंदर जो मस्जिद जो कई सालों पुरानी थी, जो तोड़ी गई, क्या उस पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट? आखुंदी, जी हाँ, जो तोड़ दी गई कि। और इनका एक और ये भी सवाल था कि देश आस्था से चलेगा या संविधान से? नहीं, देश तो संविधान से ही चलेगा। और एक बात और मैं बोलना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो। सर प्लीज़।
कि ये देश बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा। आप ज़रा दूसरी जगहों में जाके देखिए, फिर आपको देखेंगे कि कितना टेंशन में है लोग। लेकिन इस बिना पे हालात को इस देश, हम लोगों ने जो देखा है, मेरे ख्याल में ख्वाजा साहब ने देखा होगा, बहुत अच्छे दिन देखे हैं। लेकिन ये है कि अब हम जो करने जा रहे हैं या जो करने की कोशिश हो रही है, उससे देश के जो वेरियस कम्युनिटीज़ हैं वो जुड़ेंगे या डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, ये हमारा देखना है। और हम अगर विश्व गुरु बनने की बात करते हैं तो हमारे यहाँ सबसे पहले शांति या पीस होना होगा। अगर हम पीस नहीं होगा, ना हमारी पढ़ाई होगी, ना हमारा IIT चलेगा, ना हमारा IIM चलेगा, ना इंडियन मेडिकल इंस्टीट्यूट चलेगा, कुछ नहीं चलेगा। हम इसी में उलझे रहेंगे जैसे पाकिस्तान है। हम क्या एक दूसरा पाकिस्तान बनाना चाहते हैं? तुम बिल्कुल हम जैसे निकले, हाँ। अब तक कहाँ छिपे थे भाई। खैर, कुछ और सवाल ले लेते हैं। हाँ, आधी आबादी का सवाल आना चाहिए भाई। नाम बताइए और अपना सवाल छोटा सा रखिएगा प्लीज। नमस्ते सर, मेरा नाम चाहत है। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट उस सिचुएशन को देख के बनाया गया था, लेकिन अब सिचुएशन कुछ और है। तो जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और IPC में अमेंडमेंट हुए हैं, जैसे उसको BNS बना दिया, तो इस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में अमेंडमेंट नहीं हो सकता जिससे डिस्प्यूट? मतलब आप चाहती हैं कि रोज नई मस्जिदों में मंदिर ढूंढे जाए, ये ऐसा है? नो सर, मैं बस अमेंडमेंट चाहती हूँ जिससे थोड़ा शांति रहे। अच्छा, क्या कानून बदल के कुछ शांति आ सकती है? अमेंडमेंट तो हो सकता है, हाँ, लेकिन कोई भी कानून जो है उसको चैलेंज भी किया जा सकता है, ये आप मत भूलें। जो भी आप कानून लाएंगे वो भी चैलेंज हो सकता है, अमेंडमेंट हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं। इस एक्ट को रिपील भी किया जा सकता है, उसमें भी कोई शक नहीं। और इस एक्ट को सुप्रीम कोर्ट अगर एग्जामिन करके पाता है कि संवैधानिक है तो इसके वैलिड डिक्लेयर भी कर सकता है। एक जुमला बहुत ज़रूरी है जो पूरे मुल्क को जाना चाहिए। बहुत बदकिस्मती ये है कि मेरा खुदा अलग हो गया और आपका खुदा अलग हो गया, जबकि खुदा एक ही है। बहुत उम्दा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन दिलों को जोड़ने की जरूरत है, जहनों के जाले छुड़ाए जाने की जरूरत है, और इसीलिए हमने ये प्रोग्राम शुरू किया है। अगर आप अपने इस प्रोग्राम मोदी और मुसलमान को और बेहतर बनाने के लिए कोई राय, कोई मशवरा देना चाहते हैं तो mail@indiatvnews.com के जरिए आप अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। आप सीधे मुझसे जुड़ सकते हैं @DHusain के जरिए, X पर या किसी भी प्लेटफॉर्म पर। हमारा देश भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। मॉडर्नाइजेशन सिर्फ कपड़ों और रहन सहन में ही नहीं, बल्कि धर्मनिरपेक्षता के मामले में भी आना चाहिए। धर्मनिरपेक्षता में धर्मों का प्रभाव, इन्फ्लुएंस कम होना चाहिए, लेकिन हमारे देश में, हमारे समाज में सबसे ज्यादा बात धर्म पर हो रही है। हमारे देश में धर्म के नाम पर एक होड़ सी मची है। मस्जिदों को मंदिर बताने की होड़, दरगाहों को मंदिर बताने की होड़, सर्वे की होड़, अराजकता की होड़। लेकिन अब एक उम्मीद की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इस होड़ पर रोक लगेगी, मगर लोग अब भी पूरे कंप्लीट इंसाफ के इंतजार में हैं। मुंसिफ को मसलहत की जुबान रास आ गई, गोया फैसला हुआ, मगर इंसाफ कब हुआ? बहुत बहुत शुक्रिया।